हेलो नव भारत, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा मामले में नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में लखीमपुर में मंत्री के आवास के बाहर कल नोटिस चिपका दिया गया। इस बीच यूपी पुलिस ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत और घटनाक्रम स्थापित होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम बनबीरपुर गांव के लवकुश और निघासन तहसील के आशीष पांडे हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह फॉरेंसिक टीम ने लखीमपुर खीरी में घटनास्थल से सबूत जुटाए। इस दौरान जांच टीम को घटनास्थल से 2 कारतूस भी बरामद हुए। लखीमपुर पुलिस ने लोगों से इस मामले में जुड़ी सूचना को देने की अपील की है। यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन भी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस घटना की जांच करेंगे। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के संबंध में 24 घंटे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों का ब्यौरा होना चाहिए और ये उल्लेख भी होना चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। पीठ ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि वो मृतक लवप्रीत सिंह की मां को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करे, जो मानसिक सदमे के कारण अस्वस्थ बताई जा रही हैं। इधर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। लखीमपुर खीरी में मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद बहराइच के बंजारन टाडा गांव पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जब तक अजय मिश्रा मंत्री है मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती। आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी लखीमपुर खीरी पहुंच रहा है। इनमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब कैबिनेट के मंत्री, विधायकों और अन्य नेता शामिल हैं। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले एनसीबी ने मामले में आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। कोर्ट का फैसला कल देर शाम आया, लिहाजा आर्यन खान ने बीती रात एनसीबी की कस्टडी में ही बिताई। एनसीबी ने क्रूज पर रेप पार्टी का भंडाफोड़ करने के मामले में कल एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से जांच एजेंसी को प्रतिबंधित ड्रग्स की 40 गोलियां भी बरामद हुई। इससे पहले एजेंसी ने पवई से अचित कुमार को गिरफ्तार किया था और उसके पास से भी हाइड्रोपोनिक वीड जब्त हुई थी। इस मामले में अब तक 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक एनसीबी की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक और नया खुलासा करने का दावा किया है और इसके लिए नवाब मलिक आज दोपहर में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी होंगे। समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 169 स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषदों के विधायक दल के नेता शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। कार्यकारिणी में 300 से ज्यादा सदस्यों के नाम हैं, लेकिन इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम कार्यकारिणी की लिस्ट से बाहर है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली में होगी। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये पहली कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का एक प्रमुख विचार विमर्श करने वाला निकाय है, जो सरकार के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है और संगठन के एजेंडे को आकार देता है। देश के लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है। भारतीय वायुसेना आज अपना गौरवशाली 89 स्थापना दिवस मना रही है। इसे वायुसेना दिवस के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर परेड होगी।
कार्यक्रम में वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शनी करेगी और खुले आसमान में वायुसेना के जाबाज अपने करतब दिखाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के तहत हिंडन एयरबेस पर कल फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। लड़ाकू विमानों की कतार के बीच वायुसेना के जवानों ने बैंड की धुन पर कदम ताल किया। आकाश में गरजते हुए विमानों ने अपनी ताकत का पराक्रम भी दिखाया। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन वायुसेना को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के सहायक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्य की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। जम्मू कश्मीर में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हैं। बीते 2-3 दिन में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द घाटी में शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें पार्ट टाइम आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये टारगेट पर अटैक करने के बाद सामान्य जीवन में लौट जाते हैं, इसलिए जल्दी से इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में बीते 48 घंटों में 4 आतंकी वारदात हुई। इनमें 5 नागरिकों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कल सुबह श्रीनगर के सफाकदल इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर 2 शिक्षकों को गोली मार दी। इसके बाद रात में बारीपोरा ईदगाह के पास ग्रेनेड से हमला किया गया। साल 2021 में अब तक छोटी छोटी आतंकी वारदातों में कुल 28 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों को करारा जवाब दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हालिया आतंकी हमलों के जिम्मेदार लोग कहीं भी छुपे हों, उन्हें ढूंढकर सजा दी जाएगी। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रचार अभियान के लिए आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नंबर 1 स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम इस लिस्ट से गायब है। हाल ही में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बयान भी सामने आया था कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी में नहीं है। वहीं उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के बीच लकीरें जरूर खींच गई है, लेकिन लेफ्ट पार्टी उपचुनाव में आरजेडी का साथ दे रही है। सीपीएम ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों का समर्थन किया है और अपने समर्थकों से आरजेडी को जिताने की अपील की है। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के शशि भूषण हजारी, जबकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के मेवालाल चौधरी के निधन के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस नेता की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। कुछ हमलावरों ने कल शाम बीकानेर नोखा मार्ग पर नोखा देहात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिजनों पर हमला कर दिया। नेशनल हाईवे पर सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने हिमटसर गांव के बस स्टैंड पर कांग्रेसी नेता मेघ सिंह राजपूत के साथ मारपीट की और उन्हें लाठियों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। खबर के मुताबिक एक बोलेरो में सवार हमलावरों ने मेघ सिंह की गाड़ी को जबरन रोका और उन्हें गाड़ी से बाहर घसीटकर पीटने लगे। आप देख सकते हैं कि बदमाशों ने मेघ सिंह के पैरों पर लाठियों से बार-बार वार किया। सिर और कमर पर भी वार किए गए, जिससे उनका काफी खून बह गया। सरेराह पिटाई होते देख हाईवे पर भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बाद हमलावर बोलेरो से फरार हो गए। मेघ सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। विपक्ष सरेआम बीच बाजार कांग्रेस नेता पर हुए इस हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही नवरात्रि के अवसर पर एक मंदिर भी जाएंगे और विशेष पूजा अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह गांधीनगर पहुंचने के बाद दोपहर में रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और स्टेशन परिसर में स्थित चाय की दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ वितरित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कलोल तालुका के पंसर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर से लोकसभा सांसद अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर अमित शाह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंसार में एक झील के सुंदरीकरण सहित कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
शाम को अमित शाह अपने पैतृक शहर मानसा पहुंचेंगे और सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे। अमित शाह का बहुचर माता मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। देश में कोरोना के मामले कम भले ही हुए हों, लेकिन 5 राज्यों के हालात ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंताएं बढ़ाई हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से ज्यादा है और ये लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। देश में कोरोना महामारी की साप्ताहिक सकारात्मक दर पिछले हफ्ते घटकर 1.68% पर आ गई। इससे पहले ये 5.86% पे थी, लेकिन 28 जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से 10% के बीच है, जबकि 34 जिले ऐसे हैं जहां 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिव रेट सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया कि महामारी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर से दिसंबर इन 3 महीनों में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि त्योहारों और शादियों के सीजन में लापरवाही से कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ सकते हैं। सरकार ने ये दावा भी किया कि तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए करीब 5 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए गए हैं। और अब देखिए आपके काम की खबर। अगर आप भी अधिकतर ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार ने ट्रेनों में मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने की बात कही है। रेलवे मास्क न लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर सकता है। आदेश अगले 6 महीने यानी कि 17 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। इससे पहले वाला आदेश 17 अक्टूबर को खत्म हो रहा था। बता दें कि देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 3 महीनों के लिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पैकेज पॉलिसी को लेकर ऐलान किया है, जिसके तहत अगर आप पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नया वाहन खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि यह छूट परिवहन वाहनों के लिए 8 साल तक और गैर परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक दी जाएगी। वहीं प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25% तक और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15% तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। अगर आप भी रामपथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो IRCTC ऐसे लोगों के लिए स्पेशल पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज के तहत आप श्री राम के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जगहों के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान लोगों को अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जगहों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। रामपथ यात्रा के तहत 7 रात और 8 दिन धार्मिक स्थलों की सैर कराई जाएगी। IRCTC के रामपथ पैकेज की शुरुआत 7,560 रुपए से होगी। यात्रा 27 नवंबर से शुरू होने जा रही है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके लिए बाकायदा अजय मिश्रा के घर पर एक नोटिस भी चिपकाया और इस नोटिस में कहा गया है कि सुबह 10 बजे पेश होकर अपने पक्ष में सबूत दें और अपना बयान भी दर्ज कराएं। इस बीच पुलिस ने 3 अक्टूबर की हिंसा के मामले में 2 लोगों को, आशीष पांडे और लवकुश को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया और वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और इसी मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। घटनास्थल से मिस फायर हुए 315 बोर के 2 कारतूस भी बरामद किए गए। लखीमपुर खेरी कांड में अब हाई लेवल आप ड्रामा देख सकते हैं और हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अब आप देखिए जिस तरीके से पुलिस ने इस बात की को जनता के सामने रखा था कि जल्द ही वो आशीष मिश्रा को नोटिस भेजेगी ताकि वो उनके सामने पेश हो। उसको लेकर के यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे आशीष मिश्रा उस मोनू जो पुत्र हैं अजय मिश्रा के, यानी अजय मिश्रा टेनी, उनको धारा 147, 48, 302 और FIR नंबर 219/2021 के तहत उनको आकर के नोटिस देना है। लखीमपुर खेरी में मंत्री जी का ये आवास है, आप देख सकते हैं। आदिल मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, MTech, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। मोनू मिश्रा जिनके नाम पे
ये एफआईआर दर्ज है। जो नामजद आरोपी हैं उनको नोटिस सर्व करने के लिए यूपी पुलिस के अधिकारी अब यहाँ पे आ पहुंचे हैं। ये वो घर है जहाँ पे मिश्रा परिवार रहता है, लेकिन जब से घटना कांड हुआ है उसके बाद से अब वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। अभी तक पुलिस को इस बात का पता नहीं है कि मोनू मिश्रा आखिरकार कहीं कहाँ है, लेकिन उस बीच अब नोटिस चिपकाने के लिए यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। कैमरा सहयोगी देव के साथ प्रियांक त्रिपाठी, लखीमपुर, टाइम्स ऑफ नवभारत। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं इस वक्त। कुंदन, जरा बताएं पूछताछ के लिए कितने बजे हाजिर होना है आशीष मिश्रा को? कुंदन, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कुंदन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पेश होना है। कल ही आपने देखा किस तरीके से समन जारी कर दिया गया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कई वीडियोज स्पीच वायरल हुए हैं। उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को आधार बनाते हुए ये पूछताछ होने वाली है। कुल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में की गई कार्रवाई पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में चीफ जस्टिस एनपी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच आज एक बार फिर से सुनवाई करेगी। कल हुई हिंसा में कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील से पूछा है कि स्टेटस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और क्या उन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है या फिर नहीं। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि इस मामले में न्यायिक जांच कराई जा रही है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करें। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को कितने बजे पेश होना है? लखीमपुर खीरी में 2 बड़े डेवलपमेंट्स आप मान सकती हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगातार दबाव था कि जिस मंत्री के बेटे पर 302 धाराओं के तहत आरोप तय है, एफआईआर दर्ज है, उससे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई, और वो शायद दबाव काम आए। टाइम्स नवभारत लगातार इस खबर को दिखा रहा था और आज सुबह 10 बजे कल उनके यहाँ नोटिस चिपकाया गया कि आज समन भेज के बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि अगर वो अपने आप को निर्दोष बताते रहे, जिस तरीके से लगातार मीडिया से बातचीत करते हैं, उनको आज शामिल होना चाहिए। और जब वो शामिल होंगे जांच में तो एक लंबी फहरिस्त होगी उन सवालों की, उन वीडियोज की, उन लगातार बयानों की जो अलग अलग जगहों पे देखे गए हैं और बोलते गए हैं, और वो अपने आप को पाक साफ बता रहे थे। लेकिन कई वीडियोज में वो दिखे हैं कि जो गाड़ी थार जिस भारत किसान को चलने के वीडियो आ रहा है वो खुद उसमें मौजूद थे। ऑलरेडी वो कह रहे थे मौजूद थे, अब ये थे कि ड्राइविंग सीट पे थे या नहीं थे, या फिर ड्राइवर ने जो गाड़ी तेज चलाई, इनके इशारे पर चलाई, इनके कहने पे चलाई। उन तमाम सवालों को जवाब आज उनको देना होगा। दूसरी तरफ दिल्ली के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये कल मामला स्वतः संज्ञान से लिया गया था और उसमें स्वतः संज्ञान के अलावा कुछ 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई थी। उन वकीलों से कल सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने को कहा था। उसमें उत्तर प्रदेश के जो काउंसिल हैं वो भी गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपने तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि अब तक इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा क्या किया गया, किन लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई, किन की गिरफ्तारी की गई, जांच के लिए कोई कमेटी सेटअप किया गया। क्योंकि लगातार जो मांग उठ रही है कि सिटिंग जज के निगरानी में इस मामले की जांच की जाए, ना कि रिटायर्ड जज को मामले के। तो मुझे लगता है कि दोनों बिल्कुल कुंदन, तो दोनों ही चीजें आज काफी महत्वपूर्ण है। आशीष मिश्रा से पूछताछ भी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है कि अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका कुंदन। लेकिन प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड को लेकर के एक बार फिर से यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुताबिक जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। कल प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची थी, जहां पर उन्होंने हिंसा में मारे गए किसान दलजीत सिंह और गुरजिंदर सिंह के परिवार वालों से मुलाकात भी की। पूरी इस प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स जो विपक्ष के नेता हैं उनको रोकने में लगी हुई है, जो पीड़ित परिवार हैं उनकी नज़रबंदी में लगी हुई है कि वो कहीं जाए नहीं, उनसे कोई बात ना करे। ज़िले को एकदम बंद कर रखा है, हर जगह नाकाबंदी है। हम लोग ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे हम किसी तरह के चोर हैं, और जिसने अपराध किया वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। और उनके पिता अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी हमारे गृह राज्य मंत्री हैं।
तो ये स्थिति है इस प्रदेश की। आप जो अगर दिल्ली में और अन्य आप शहरों में आप देखते हैं, यूपी लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मोहसिन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आर्यन और अरबाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिमांड की मांग की थी, जिसका आर्यन खान और अरबाज मोहसिन के वकील ने विरोध किया। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों से आरोपियों से कोई पूछताछ नहीं की गई। कोर्ट ने भी माना कि आरोपियों की रिमांड की अभी कोई जरूरत नहीं है और सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद आर्यन और अरबाज मोहसिन के वकील ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि एनसीबी ने भी साफ किया है कि वो जमानत का विरोध करेगा। इस ड्रग्स मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि भारी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त कर लिया गया। पूरे ड्रग सीजर मामले में जहां एनसीबी की रेड पड़ी, उसी में अरबाज मर्चेंट वाला के पिता, साथ ही साथ वकील असलम मर्चेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपके पक्ष में कहीं ना कहीं सुनवाई हुई है, क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा, अक्यूज नंबर 2 बिल्कुल बेबुनियाद है। एलिगेशन दिया गया है, विदाउट एनी बेसिस एलिगेशन दिया गया है। मैंने सीसीटीवी का भी पूछा हूँ, उनको कल से एप्लीकेशन दिया है, आज 48 घंटे हो गए, कोई जवाब नहीं। हमने उनको इंटरव्यू बेल के लिए सही के लिए कहा है, कोई जवाब नहीं। तो इंसाफ किस बात का? इनके पास पूरा वक्त दिया गया है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिए। दे सकते थे, जज महोदय भी बेचारे बहुत कोऑपरेटिव थे, बोले आप लोग सही दीजिए, बट वे तो करे नहीं। अगर उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिए, सीसीटीवी कैमरे के बारे में कुछ बात ही नहीं किए, तो कहाँ से इंसाफ? सीसीटीवी कैमरे की लेकिन मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मेरा बच्चा बेबुनियाद है। ये जो भी लगाए गए, जिस पक्ष से लिया गए, पॉलिटिकल है कि क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, न बनना चाहता हूँ। टिम्बर वाले हैं, लकड़ी के सीधे साधे व्यापारी हैं। 75 साल से जो हमारी गुडविल है, हम उसे मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे पास जो पूंजी है वो गुडविल यही है, और इंशाल्लाह ये मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा कोर्ट में कई सारी बातें हुई। व्हाट्सएप चैट को लेकर, फुटबॉल को लेकर एक जिक्र सामने आया, और ये भी बात सामने आई कि अरबाज ने ही आर्यन को बाकी अन्य लोगों से वहाँ क्रूज पर इंट्रोड्यूस कराया था। बिल्कुल बेबुनियाद है ये सब, जो भी आपको खबर मिला बिल्कुल बेबुनियाद है। अरबाज इज अ नोबडी। आप लोग जानते नहीं थे अरबाज कौन था, इसलिए मैं कैमरा में आया। मुझे कोई शौक नहीं है। और अनुज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, आज क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट में, और कितनी राहत आज आर्यन खान को मिल सकती है, या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? चलिए, अनुज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। दोनों आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिली है, लेकिन आर्यन अरबाज की जमानत पर आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। हालांकि इस बेल पर, जमानत पर एनसीबी ने कहा है कि हम आज भी विरोध करेंगे, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चीजें चैट्स में पाई गई हैं जिसका खुलासा होना बाकी है, जिसको लेकर के एनसीबी कस्टडी की मांग कर रही है। और लगातार देखिए, कल भी जो फैसला हुआ, कल भी जो सुनवाई हुई, उसमें एनसीबी ने कहा कि हिरासत में लिया जाए, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच आर्यन अरबाज की जमानत पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। एनसीबी जमानत याचिका का विरोध भी करेगी कि जमानत ना मिल पाए। दोनों ही आरोपी को 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में है। अभी तक मामले में कुल 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अनुज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनुज, आज क्या राहत या फिर मुश्किल में बढ़ने वाली है आर्यन खान की? जी देखिए, आज करीब 8 बजे के माफ करिएगा, करीब 11 बजे के आसपास जो है इनके बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि क्या आर्यन को जमानत मिलेगी, यानी क्या जमानत मिलेगी आर्यन को या नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर आर्यन के लिए काफी राहत वाली खबर होगी। उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर जमानत नहीं मिलती है, उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखने की बात सामने आती है, तो उसके बाद आर्यन को जेल जाना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये आर्यन के लिए किस्मत का फैसला जो है वो 11 बजे के बाद होगा। आर्यन और बाकी जो 7 आरोपी हैं, अगर एनसीबी सोर्सेज की माने तो एनसीबी सूत्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो बेल को अपोज करेंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो ग्राउंड क्या देते हैं। क्योंकि कल भी हमने जिस तरीके से देखा, जब कोर्ट में सुनवाई हो रहा था,
तो ग्राउंड जो पेश किया गया था एनसीबी की तरफ से रिमांड को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने उन ग्राउंड पे जो दलील दी वो कहीं से ठहरा नहीं। इसी वजह से कोर्ट ने जो है इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आज जब वो बेल को यानी जमानत को जब अपोज करते हैं एनसीबी, इस पूरी घटना पर अनुज आप नजर बनाए रखें, दिन भर आज आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस बीच रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।